वंस अगेन वेलकम टू शॉर्ट प्लस। आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोरेरास थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एफ जेड इज़ कंटिन्यूस इन डोमेन डी, अगर एफ जेड कोई फंक्शन है जो कि डोमेन डी में डिफाइन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एंड इफ फॉर एवरी क्लोज कंटोर सी इन डोमेन डी, तो उस डोमेन डी में अगर कोई भी क्लोज कर्व है तो उसकी वैल्यू गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कंटोर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। देन वी हैव टू प्रूव कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन डी। एफ ऑफ जेड जो है वो डी में एनालिटिक है। किसी फंक्शन का एनालिटिक होना मीन्स वो फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी? हम सबसे पहले एक कैपिटल एफ ऑफ जेड अज्यूम करेंगे और कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड को इक्वल बताएंगे एक स्मॉल एफ ऑफ जेड के। तो अगर कैपिटल एफ ऑफ जेड के बदले हमें कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये है कि कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि कैपिटल एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक है। अब क्योंकि कैपिटल एफ जेड एनालिटिक है तो कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड भी एनालिटिक होगा, और अगर कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड एनालिटिक है तो इस इक्वेशन से स्मॉल एफ ऑफ जेड भी एनालिटिक होगा। तो ये तो थ्योरम को प्रूव करने का पाथ है कि हम ऐसे प्रूव करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकल वे में हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, सबसे पहले हम एक क्लोज कंटोर सी इमेजिन कर लेते हैं और इसमें कोई पॉइंट अज्यूम करते हैं z0। अब हम z ही क्यों अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो थ्योरम है उसका जो फंक्शन है वो z में डिफाइन है। अब एक कोई पॉइंट अज्यूम करते हैं, लेट दिस पॉइंट बी z। तो z0 से z तक जाने के लिए कितनी भी पाथ हो सकती है। हम एक पाथ लेते हैं कि z0 टू z1, लेट अ पाथ बी c1, और z से वापस आने के लिए एक पाथ हो गई, मान लेते हैं उसको c2। तो अब ये जो c है जो हमारा जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइन था, उसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, c1 और c2 में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कंटोर c1 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कंटोर c2 एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हमने किया क्या है, जो हमें फंक्शन गिवन था ऊपर से उसमें हमने c को स्प्लिट कर लिया c1 और c2 दो पार्ट्स में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो c1 है इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ c2 एफ ऑफ जेड डी जेड। यहाँ से हमें ये क्या पता चल रहा है कि जो फंक्शन है c1 का और c2 का जो फंक्शन है वो है, फंक्शन सेम है, डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, और ये जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो हमें इंडिकेट हो रही है इस माइनस साइन से। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ c1 एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ c2 एफ ऑफ जेड डी जेड। यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है वो पाथ बता रहा है z0 टू z, मीन्स जो c1 के अलॉन्ग है वो पाथ है z0 टू z। लेकिन अल्टीमेटली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो c2 है वो पाथ वैसे तो डिफाइन है कि z टू z0, लेकिन अगर हम नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो पाथ भी z0 टू z है विथ नेगेटिव साइन। तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि ये पाथ भी डिफाइन है z0 टू z के लिए। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि बिकॉज z टू z0 एफ ऑफ जेड डी जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब क्योंकि ये दोनों पाथ z0 टू z और z0 टू z को ही शो कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन ऑफ z है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो लेट दिस इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बी अ फंक्शन ऑफ कैपिटल z। इसको हम कैपिटल z सपोज करते हैं, जो मैंने इनिशियली बोला था कि हम कोई कैपिटल z अज्यूम करेंगे। तो अब लेट दिस कैपिटल f ऑफ z बी डिफाइन इन अ फंक्शन एज इंटीग्रेशन ऑफ z0 टू z f ऑफ t dt। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि हमारे पास अगर कोई क्लोज कर्व c है और उसमें एक पॉइंट है z0 और एक पॉइंट z है, तो z0 से z तक जाने के लिए एक पाथ हमने डिफाइन करी। लेकिन अब यहाँ सिर्फ z पॉइंट तो नहीं है, यहाँ तो कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। तो हमने अज्यूम किया कि एक और कोई पॉइंट है z प्लस h। तो z0 से z प्लस h तक जाने के लिए भी एक फंक्शन डिफाइन है, उसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि कैपिटल एफ ऑफ z प्लस h इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन z0 टू z प्लस h एफ ऑफ t dt।
लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। हम क्यों करेंगे आगे पता चलेगा। तो फिलहाल मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करती हूँ। तो ये जो लेफ्ट हैंड वाली टर्म्स हैं ये आपस में माइनस हो जाएंगी और राइट हैंड वाली टर्म्स आपस में माइनस हो जाएंगी। तो ये कैसा लिखाएगा, ये हो जाएगा कुछ कैपिटल एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी माइनस जेड नॉट टू जेड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ जो नेगेटिव साइन दिख रहा है अगर हम इसको पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर लें तो हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी माइनस साइन अगर हम लिमिट्स को चेंज करते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट, तो ये जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिमिट चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा जेड टू जेड नॉट एफ ऑफ टी डी टी। और ये हमने किया क्यों है, क्योंकि हमें लिमिट्स में कंटिन्यूटी लानी है। कंटिन्यूटी कैसे लानी है अब आगे दिखेगी कि एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, इस टर्म को हम पहले लिख लें जेड टू जेड नॉट एफ ऑफ टी डी टी प्लस इस टर्म को लिखेंगे अब, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि कोई फंक्शन डिफाइन है z से z नॉट तक और फिर z नॉट से z प्लस एच तक के लिए। मीन्स ये लिमिट्स में कंटिन्यूटी आ गई। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ z प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ z इज़ इक्वल्स टू ये z से z नॉट फिर z नॉट से z प्लस एच। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि z टू z प्लस एच के लिए कोई फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ टी डी टी। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों साइड हम डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड h से। तो z कैपिटल एफ ऑफ z प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ z अपॉन एच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन ऑफ z टू z प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी। और साथ में ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि इस इक्वेशन को दोनों साइड हम स्मॉल एफ ऑफ z इस इक्वेशन से माइनस कर रहे हैं। तो कैसा लिखाएगा, कैपिटल एफ ऑफ z प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ z अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन ऑफ z अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ z टू z प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी माइनस स्मॉल एफ ऑफ z। लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी कुछ सिंप्लीफाइड दिख रही थी, लेकिन राइट हैंड साइड को और सिंप्लीफाइड करने के लिए हम एफ ऑफ जेड की कोई वैल्यू निकालेंगे और एफ ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, उसमें से कुछ कॉमन लेंगे। तो एफ बेसिकली ये होगा कैसे मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 3 अज्यूम कर लेते हैं और हम लेके चलते हैं ये टर्म। मीन्स हम 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी की जगह हम z लेंगे क्योंकि हम फंक्शन z का फाइंड करना चाहते हैं। तो एफ ऑफ जेड डी टी, इससे हम एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। सो हेयर 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस एच एफ ऑफ जेड डी टी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एच और एफ ऑफ जेड तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, z प्लस एच डी टी। सो हेयर 1 अपॉन एच एफ ऑफ जेड, यहाँ लिमिट्स पुट होंगी तो ये हो जाएगा z टू z प्लस एच। दिस विल बी एफ ऑफ z अपॉन एच। लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हेयर z विल बी कैंसल आउट विथ z एंड h विल ऑल्सो बी कैंसल आउट विथ h। तो द रिमेनिंग फंक्शन इज एफ ऑफ z। यहाँ से हमें एफ ऑफ z की वैल्यू क्या मिली है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ z। मतलब हमारा जो फंक्शन z है उसकी वैल्यू हमको मिल गई है। तो ये फंक्शन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, उसको मैं लिख रही हूँ। इक्वेशन 3 हो जाएगी कैपिटल एफ ऑफ z प्लस एच माइनस एफ ऑफ z अपॉन h माइनस स्मॉल एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन h इंटीग्रेशन ऑफ z टू z प्लस h
एफ ऑफ टी डी टी माइनस, अब यहाँ जो एफ ऑफ जेड था उसकी वैल्यू हमें मिल गई है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू, दिस इज 1/h इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ जेड डी टी। अब यहाँ से कुछ टर्म्स कॉमन दिख रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू तो हमेशा एज इट इज़ ही चलेगी, राइट हैंड साइड को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/h, 1/h यहाँ और यहाँ दोनों जगह कॉमन है तो 1/h को सेपरेट लिख लेंगे, लिमिट भी दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा z टू z प्लस एच, और दिस विल बी एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड डी टी। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको मैं एक बार नोट कर लेती हूँ यहाँ। ये इक्वेशन होगी कैपिटल एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/h इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड एंड डी टी। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 5। अब हम ये क्या करेंगे, हम दोनों साइड मॉड ले लेंगे। ये हमने दोनों साइड मॉड लिया, तो जब अब आगे की स्टेप्स में क्या होगा, मॉड सेपरेट हो जाएगा। तो जब मॉड सेपरेट होता है तो देखिए फंक्शन कैसा लिखाएगा, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस एफ ऑफ जेड। यहाँ क्योंकि हमने मॉड लिया है और मॉड को अब सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ इनइक्वलिटी का साइन लग जाएगा और ये हो जाएगा 1/mod ऑफ एच जेड टू जेड प्लस एच मॉड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड एंड डी टी। दिस विल ऑल्सो बी मॉड। अब अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि अगर लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड विल बी लेस देन एप्सिलॉन, वेयर टी माइनस मॉड ऑफ टी माइनस जेड विल बी लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं क्योंकि एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो इसकी जगह अगर हम एप्सिलॉन पुट करें तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि कैपिटल एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू 1/mod ऑफ एच जेड टू जेड प्लस एच, इसकी जगह एप्सिलॉन एंड डी टी। हेयर एप्सिलॉन इज ऑल्सो कांस्टेंट टर्म तो इक्वेशन हो जाएगी माइनस एफ ऑफ जेड, एप्सिलॉन इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा अपॉन में मॉड ऑफ एच एंड इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू जेड प्लस एच एंड डी टी। हेयर लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2 और अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो किस टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू जेड प्लस एच एंड डी टी। हेयर 1 का इंटीग्रेशन क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t हो जाएगा एंड लिमिट्स विल बी z टू z प्लस एच। अब अगर हम लिमिट्स की वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, z अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस विल कैंसिल आउट विथ z, हैंस इंटीग्रेशन ऑफ z टू z प्लस एच डी टी विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ h। तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 क्या थी, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन एच, और इस पूरी की वैल्यू हमने सॉल्व करके क्या निकाली है, मॉड ऑफ एच। तो यहाँ मॉड ऑफ एच पुट करेंगे तो मॉड ऑफ एच से मॉड ऑफ एच कैंसिल हो जाएगा। सो द रिमेनिंग इक्वेशन विल बी कैपिटल एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ ऑफ जेड लेस देन और इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ऑल्सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, अगर हमारे पास ये टर्म है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये टर्म कैसे है, देखो
मॉड ऑफ एफ ऑफ टी की जगह ये पूरी वैल्यू माइनस एफ ऑफ जेड लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू जेड, मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, यानी कि कैपिटल एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ जेड अपॉन एच विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड। इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेती हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0 कैपिटल एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ जेड अपॉन एच इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ जेड। अब यही तो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड या कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, जो कि मैंने पहले बताया था कि हम कोई कैपिटल एफ ऑफ जेड अज्यूम करेंगे और उसको इक्वल कर देंगे, कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड को इक्वल कर देंगे स्मॉल एफ ऑफ जेड के। तो ये हमारा स्मॉल एफ ऑफ जेड के इक्वल आ चुका है, स्मॉल एफ ऑफ जेड के। हियर वी कैन से दैट कि एफ डैश ऑफ जेड की अगर कोई वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, क्योंकि अगर एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तभी तो उसका कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, इसका मतलब कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड भी एनालिटिक होगा, इज एनालिटिक। अब अगर कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड एनालिटिक है तो इस इक्वेशन से जो कि हमने प्रूव करी है, इससे हम कह सकते हैं कि स्मॉल एफ ऑफ जेड इज ऑल्सो एनालिटिक, और यही हमको मोरेरास थ्योरम में प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूफ।